हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल सिस्टम एग्जामिनेशन जैसा कि कोई भी सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है, कोई भी सिस्टम, उसके 4 पार्ट होते हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ठीक है, परकशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, पेशेंट को हमें टच नहीं करना होता है, ठीक है, सिर्फ पेशेंट को देखना होता है। एक चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एब्डोमिनल सिस्टम में, एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है। आधे बच्चे यहीं पे फेल हो जाते हैं। तो एक्सपोजर पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक। तो एक्सपोजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका जिफी स्टर्नम होता है, ठीक है, जिफी स्टर्नम, ठीक है। जिफी स्टर्नम से एक्सपोजर होगा यहाँ पे। दूसरा जो एक्सपोजर होगा ये आपका नी ज्वाइंट है, ठीक है, ये पेल्विक होगा, इसके मिड पॉइंट, इसे मिड थाई तक बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम मिड थाई तक एक्सपोजर करेंगे, ठीक है। एक मिनट बैठा है थोड़ा सा, यहाँ तक, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इपिगैस्ट्रियम से लेके, ठीक है, या जिफी स्टर्नम बोलते हैं, जिफी स्टर्नम से लेके मिड थाई तक एक्सपोजर। तो पहला एक्सपोजर पार्ट। दूसरा जो है हिप जॉइंट पे सेमी फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, इस तरह एक्सपोजर एक लगता, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर बड़ा बच्चा है या बच्ची है तो उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान देना, स्पेशली अगर फीमेल बेबी है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसके साथ किसी फीमेल अटेंडेंट का मौजूद होना मस्ट है। चाहे उसकी मदर हो, सिस्टर हो, या आपके साथ कोई स्टाफ नर्स हो, या कोई आपकी कलीग फीमेल हो, उसके साथ फीमेल अटेंडेंट। और अगर आपको जेनाइटल सिस्टम का एग्जामिनेशन नहीं करना है तो आपको जेनाइटल ढक सकते हैं, ठीक है। एक्सपोजर यहाँ तक होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला पार्ट है वो एक्सपोजर है। दूसरा है हिप जॉइंट पे सेमी फ्लेक्स होना चाहिए, इससे जो एब्डोमिनल मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पेशेंट को टच नहीं करेंगे, हम पूरा देखते ऊपर से नीचे तक देखेंगे, ठीक है। एक्सपोजर बाकी सारी के राइट साइड खड़ा होना है, कंसर्न लेना है, हैंड वॉशिंग करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें जो जनरल करते हैं एज सच होगा, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले शेप देखेंगे एब्डोमेन का। शेप कैसा, शेप आपका स्केफॉइड हो सकता है और फुल हो सकता है। स्केफॉइड मतलब एकदम धसा हुआ, एकदम धसा हुआ, ऐसा लग रहा है पेट एकदम धसा हुआ, उसे बोलते हैं स्केफॉइड। स्केफॉइड एग्जामिनर का बेस्ट एग्जाम्पल हो डायफ्रेगमेटिक हर्निया, क्योंकि बावल ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ कुछ बचते नहीं, एकदम वो होगा। तो स्केफॉइड एब्डोमेन किसी न्यूनेट में पड़ रहा है तो कॉन्जेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के लिए हम सोचते हैं। उसके बाद हम चेस्ट में अस्कल्टेट करेंगे, अगर बावल साउंड मिल रहा है इसका मतलब कन्फर्म हो जाता है। तो आपको वैसे बाद में एक्सरे भी कराते हैं, लेकिन आप क्लिनिकली 100% डायग्नोज कर सकते हो स्केफॉइड एब्डोमेन और चेस्ट में बावल साउंड मिल रहा है, ठीक है। तो स्केफॉइड एब्डोमेन, ठीक है। दूसरा फुल फ्लैंक। फ्लैंक ये वाला रीजन होता है, जैसे ये वाला रीजन है, ये फ्लैंक रीजन है, ठीक है, ये फ्लैंक रीजन। फ्लैंक फुल है तो ये इसका मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। इनडायरेक्टली आप कहने का मतलब इंस्पेक्शन पे भी फ्लैंक फुल है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जैसे इसका हमने देखा फ्लैंक लगभग फुल है, इस बच्चे का जो फ्लैंक है ये वाला पार्ट फुल है, तो इसका मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो शेप दो चीज़। अब डिस्टेंशन है, मान लो एब्डोमिनल, अब डिस्टेंशन 2 चीज़ों से हो सकता है फ्लूइड हो सकता है ऑर्गेनोमेगैली। फ्लूइड होगा तो एसाइटिस बोलेंगे, एब्डोमिनल फ्लूइड है, और ऑर्गेनोमेगैली। अब वो ऑर्गेनोमेगैली आपके लीवर के कारण हो सकता है, स्प्लीन के कारण हो सकता है, किडनी के कारण होता है, जो एब्डोमेन में ऑर्गन है उनके कारण हो जाएगा ऑर्गेनोमेगैली, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, तो किडनी की इलाज होगा उस एसाइटिस। जैसे आप डिस्टेंशन की बात करेंगे तैसे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 5F, ठीक है। तो 5F को याद कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास जैसे कोई चीज़ का एक कहते हैं मटेरियल का स्टेट 3 होते हैं, गैस, फ्लूइड, सॉलिड। तो आपका गैस, फ्लूइड, गैस में क्या हो फ्लैटस, एक F से क्या हो फ्लैटस, फ्लूइड माने एसाइटिस, ठीक है, 2 F हो गए।
अब 3F सॉलिड से आएंगे। सॉलिड से 3F क्या होंगे? एक तो फैट हो गया, ठीक है, एक तो फीटस हो गया, एक फिसीज हो गया, ठीक है। फिसीज, फीटस, फीटस मतलब प्रेगनेंसी है किसी को तभी डिस्टेंशन होगा। फैट, कोई बहुत ज़्यादा फैटी है, जैसे हमारे यहाँ होता क्या है, शादी के पहले जो फीमेल होती हैं वो लगभग साइकिल के टायर होती हैं, ठीक है, और शादी के बाद ट्रैक्टर का टायर, ठीक है, जस्ट जोकिंग, डोंट बी सीरियस, ठीक है। तो 5S याद करेंगे। सॉलिड में 3 है, एक फ्लूइड है, एक गैस है, फ्लैटस, फ्लूइड, ये 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डिस्टेंशन की बात करेंगे तैसे ये बहुत पेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको याद करना। उसके बाद तीसरा चीज़ है अम्लाइकस। आप अम्लाइकस पे देखेंगे, अम्लाइकस ज़्यादातर अम्लाइकस क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। कभी कभी अगर डिस्टेंशन होगा, अगर एब्डोमिनल डिस्टेंस हो तो क्या होगा, इवर्टेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका अभी तो लगभग मिड में हुए, ठीक है, इवर्टेड नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंशन होगा, इवर्टेड हो जाएगा। अभी इसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन नहीं है या बहुत कम डिस्टेंशन है इसका, ये एक्चुअली फ्लूइड नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसका नॉर्मल ही है या इन्वर्टेड ही है। जब डिस्टेंशन होगा तो ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो अम्लाइकस में क्या क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे कोई रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, इंडुरेशन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। अब वो पस डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा एक अम्लाइकल हर्निया, पढ़े हैं आप लोग? अगर अम्लाइकल से प्रोट्रूड हो रहा है तो अम्लाइकल, और अम्लाइकल के साइड से होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरा, पैरा मतलब साइड। तो अम्लाइकल हर्निया हो सकता है और पैरा अम्लाइकल हर्निया हो सकता है, ठीक है, अम्लाइकल हर्निया और पैरा अम्लाइकल हर्निया हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे, मोमेंट ऑफ ऑल 9 क्वाड्रेंट विथ रेस्पायरेशन, ठीक है। जो एब्डोमेन होता है उसके 9 क्वाड्रेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम्हें ये चाह जाएगा तैसे तुमसे 9 क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। तो रेस्पायरेशन के साथ सारे 9 क्वाड्रेंट मूव करते हैं, उसमें जो आर्गन है वो मूव करते हैं। इवन कंफ्यूज नहीं करना, किडनी रेटिनो पेरिटोनियल आर्गन है लेकिन वो भी रेस्पायरेशन के साथ मूव करती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो होता क्या है, 2 वर्टिकल लाइन होता है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये राइट वर्टिकल लाइन और ये लेफ्ट वर्टिकल लाइन, उसे बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। जो हमारी क्लेविकल बोन है उसके मिड से खींचते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया, एक राइट से होगा एक लेफ्ट से, ठीक है। और 2 ट्रांसवर्स लाइन है, जो पहली ट्रांसवर्स लाइन है उसे बोलते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। जो स्टमक का पाइलोरस पार्ट होता है उसके अलांग खींचा जाता है, स्टमक का पाइलोरस उसके अलांग जाता है, इसलिए ट्रांस पाइलोरिक लाइन, ठीक है। दूसरा जो वर्टिकल लाइन तो ट्रांस टुबरकुलर लाइन, ये तुम्हारा टुबरकल है ना, टुबरकल, ठीक है, यहाँ से खींचा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस टुबरकुलर लाइन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपका 9 क्वाड्रेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले हम मिड वाला देखते हैं। देखो ये सबसे ऊपर क्या है, इपीगैस्ट्रियम, ठीक है, उसके बाद बीच में क्या आ रहा है, अम्लाइकस, ठीक है, उसके बाद हाइपोगैस्ट्रियम, ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, बीच में अम्लाइकस है, सिंपल याद हो गया। और ये है कि हाइपोकांड्रियम, ये आपका जो है रिब को कांड्रियम भी बोलते हैं, कार्टिलेज होता है उसके बीच में। तो इसके जो नीचे है हाइपोकांड्रियम, इस रीजन को बोलते हैं लंबर रीजन। क्या बोलते हैं, लंबर रीजन। तो ये लंबर रीजन राइट साइड में तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाए तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में तो राइट हाइपोकार्डियम, लेफ्ट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकार्डियम। उसके बाद ये वाला पार्ट है जो इलियक फोसा होता है, ये वाला पार्ट क्या है, इलियक फोसा, ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आपके 9 क्वाड्रेंट हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं। अब एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट तो ये भी है कौन सा किस में, जैसे लेफ्ट हाइपोकार्डियम में कौन सा आर्गन, स्प्लीन, वेरी गुड। राइट में क्या होगा, लीवर होगा, लीवर एक्चुअली राइट में होगा, लंबर में भी अगर इनलार्ज हो जाता आ जाता है, ठीक है, इधर भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, इपिगैस्ट्रियम में भी आ जाता है। कौन सा, जब क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा तो जब लेफ्ट लोब का भी इन्वायरमेंट हो, यूजुअली लीवर का राइट लोब का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन बहुत क्रोनिक हिपेटोमीगैली में क्या होता है, लेफ्ट लोब का इन्वायरमेंट होगा, तो वो इपिगैस्ट्रियम रीजन में भी चला जाता है, ठीक है। तो कौन सा आर्गन कहाँ पे, अब ये सिम्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे किसी को राइट हाइपोकार्डियम पेन हो रहा है, गाल ब्लेडर का है,
लेफ्ट हाइपोकांडियम पेंड हो रहा है और बैक साइड में हो रहा है पैनक्रियाटिस का है, यहाँ हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है स्प्लीन का है, ठीक है। अगर लंबर रीजन या लोइन एरिया में रीनल एंगल जो होता है, ठीक है, रीनल एंगल होता क्या है, जो तुम्हारा सब कास्टल होता है उससे एक मसल जुड़ी होती है इरेक्टर स्पाइनी, इरेक्टर स्पाइनी जहाँ सब कास्टल जो लास्ट रिब है उससे जो जुड़ती है वहाँ पे एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं रीनल एंगल, उसी को लोइन बोलते हैं। तो लोइन पेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीनल डिजीज, ठीक है, रीनल एंगल नाम से ही है। तो ये सारी चीज़ें आपका कहाँ पे पेन है, साइट ऑफ, क्यों हम 9 कैरेक्टर पेन के, उसकी वजह से हम एब्डामन का कौन आर्गन इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, ठीक है। मोमेंट ऑफ 9 कोड ऑफ सारे क्वाड्रेंट का मोमेंट, और ये कैसे देखेंगे, इंस्पेक्शन पे आपको टच नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, सब कुछ रहा। उसके बाद एक विजिबल पल्सेशन, विजिबल पल्सेशन, उसको विजुअल पल्सेशन दे रहा है। अगर किसी को एन्यूरिज्म हो, एन्यूरिज्म ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा का किसी को एन्यूरिज्म होगा तो क्या होता, ऐसे यहीं पे होगा, धक धक धक, आपको बाहर से विजिबल पल्सेशन दिखेगा। या ये नॉर्मल हिस्सा, बहुत जो बहुत थिन पतले लोग होते हैं, जो पतले लोग होते हैं उनका भी होता है। तो कभी ऐसा बहुत पतले है फील हो रहा है तो ये परेशान नहीं होना है, एन्यूरिज्म है, ठीक है। आपको अगर डाउट है तो आप सीटी करा के देख सकते हो, कंट्रास्ट सीटी करा के देख सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन जो बहुत पतले लोग होते, थिन लोग होते हैं, उनमें भी फील होता है। एक समय था हमको भी फील हो रहा था, ठीक है, ठीक ऐसे। तो छठा पॉइंट है पेरिस्टेल्सिस मोमेंट। पेरिस्टेल्सिस मोमेंट क्या होता है, अगर किसी का कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या एक पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, वहाँ पे क्या होगा, जब वो होगा तो क्या होगा, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है। फूड है या कोई चीज़ है, उसको जो एब्डोमिनल कंटेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, जोर लगाता है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो यहीं पे आपको विजिबल पेरिस्टेल्सिस, विजिबल पेरिस्टेल्सिस का मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन आप इंटेस्टाइनल हो सकता है या पाइलोरिक स्टेनोसिस अगर अच्छा खासा होगा तो आपको विजिबल पेरिस्टेल्सिस मोमेंट दिखेगा, विजिबल पेरिस्टेल्सिस मोमेंट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज स्कार, आपको हो सकता है बच्चे के एब्डोमेन पे स्कार है, देखो इसके नहीं है, ठीक है, स्कार हो सकता है। अब स्कार होगा क्यों, ठीक है, किसी को रीनल प्रॉब्लम था, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ, या जैसे आपका डायलिसिस होता है हीमोडायलिसिस, वैसे पेरिटोनियल डायलिसिस होता। अगर पेरिटोनियल डायलिसिस तो पेरिटोनियल कैविटी में ट्रोकार इंटर किया जाता है, उसमें कैथेटर डाल के वो डायलिसिस किया जाता है। जैसे रीनल वाला हीमोडायलिसिस तो इसमें किया जाता है, ठीक है, यहाँ से वो बना रहेगा, यहाँ से हो जाए तो उसमें क्या हो, मार्ग तो होगा। या एक होता है बिलरी एट्रेजिया डिजीज होता है न्यूबॉर्न में, उसमें किसके लिए क्या करते हैं, कसाई प्रोसीजर करते हैं, कसाई पोर्टो इंट्रोस्टोमी, पोर्टल जो होता है उसको इंटेस्टाइन से जो पार्ट बिलियरी एट्रेजिया वाला उसको काट के निकाल के, तो कसाई प्रोसीजर, अगर कसाई प्रोसीजर होगी तो उसके स्कार मार्क बनेंगे, ठीक है। जैसे आप बड़े उसमें है, मतलब फीमेल है, गायनी का केस ले रहे हैं तो उसमें सिजेरियन सेक्शन का मार्क मिलता है, तो लेकिन बच्चों में तो मिलेगा नहीं। बच्चों में क्या बिलियरी एट्रेजिया बहुत कॉमन है, उसका ऑपरेशन है, कसाई ऑपरेशन होता है। या किडनी कॉन्जेनिटल किडनी एनोमली है, आपको रीनल ट्रांसप्लांट उसका मिला, या किडनी उसको एक आई में चला गया, वो भी इंट्रेंजिक रीनल फेलियर है, तो आपको हीमोडायलिसिस का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस में करना है तो उसके लिए स्कार मार्क हो गए। और एक चीज़ होता है स्टोमा, ठीक है, स्टोमा हो सकता है। स्टोमा क्या होता है, जो जीआईटी का मान लो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है 2 जगह, तो इस पार्ट को यहाँ से काट के निकाल के इसको यहाँ बाहर ले आते हैं, ठीक है। सर्जरी में देखो, सर्जरी में केस मिलता है स्टोमा का। तो स्टोमा में क्या हो सकता है, आपको गैस्ट्रोस्टोमी होता है, मान लो उसको निकाल के स्टमक का लास्ट पार्ट ऊपर निकल के बाहर ले आए तो गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। अगर इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट निकाल के इलियोस्टोमी, कोलन का पार्ट निकाल के, तो ज़्यादातर जो जैसे और कुरंस डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या तुम्हारा कई बार ऐसे जैसे वो कॉन्जेनिटल मेगाकोलन, उन सब में क्या होता है, कोलोस्टोमी ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड इलियोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी बहुत रेयर है, बच्चों में तो बहुत रेयर है। तो वहाँ वो करके तब तक ले जब तक हील ना हो जाए, जब हील हो जाए तो उसको अंदर जाके फिर से एनास्टोमोसिस, क्योंकि ऐसा सिक कंडीशन है, एनास्टोमोसिस करें, एनास्टोमोसिस लीक हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ों को प्रिवेंट करने को लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, स्कार मार्क है, तो इससे आपका आइडिया लग जाएगा। इसको देखो, स्कार में कसाई प्रोसीजर हो सकता है, रीनल ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें हैं, या पेरिटोनियल डायलिसिस। एक चीज़ है, देखो एक चीज़ ध्यान देना, स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन भी एब्डोमिनल का पार्ट है, स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन भी रीनल का पार्ट है, ठीक है।
क्यों कैसे, जैसे आप स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन से बता सकते हैं कि हीमोलिटिक जॉन्डिस है, मतलब प्री हिपैटिक, या हिपैटिक है, या पोस्ट हिपैटिक है। अगर डार्क कलर यूरिन है और कलरलेस स्टूल है, या उसी कहते हैं कैसा कलर, क्ले कलर, वेरी गुड, क्ले कलर का स्टूल है, तो ये क्या है, बिलियरी एटेरिजिया, मतलब उसको कहीं ना कहीं जा नहीं रहा आगे, ठीक है। तो इसलिए यूरिन और स्टूल एग्जामिनेशन भी एब्डोमिनल सिस्टम का पार्ट है, कंफ्यूज नहीं करना। तीसरी एक चीज है कि परप्यूरा ऑन बटक, ये बटक रीजन है, इस पे पाल्पेबल परप्यूरा, ये बटक रीजन है, यहाँ पे पाल्पेबल परप्यूरा। कौन सा डिजीज का नाम बताओ, HSP, क्या बोलते हैं, HSP, मोस्ट कॉमन स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, ओवरऑल मोस्ट कॉमन वैस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, HSP, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा वैस्कुलाइटिस जो कार्डियक डिजीज कराता है या माई कराता है, तब वहाँ पे कावासाकी हो जाएगा, ओवरऑल HSP। तो यहाँ क्या होगा, बटक पे उसको पाल्पेबल परप्यूरा मिलेगा, एब्डोमिनल कोल की पेन मिलेगा, ठीक है, आर्थराइटिस मिलता है, पॉलीआर्थराइटिस, ठीक, ये सारे फीचर होते हैं, ठीक है। रीनल इन्वायरमेंट होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिलता है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर बटक में मिला, अब ये समझो ये आपका एक्सपोजर कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसका मतलब ये एब्डोमिनल सिस्टम के एग्जामिनेशन में पार्ट आ रहा है, पीछे एनल वो, ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़। जिसे किसी किसी को करेगा पेरी एनल फिस्टुला है, ठीक है, या पेरी एनल फिसर है, क्या IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज में क्रोफन्स अल्सरेटिव, तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, इचिंग है, फिस्टुला है, फिसर है, आपका इनडायरेक्ट सोचना है क्रोहन्स हो सकता है, उसके लिए वो करना है। तो सिर्फ इंस्पेक्शन से आप बहुत सारी डिजीज, इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ है नीडल मार्क ऑन इलियक फोसा, मान लीजिए जो इलियक फोसा है, ये इलियक फोसा है, इस पे मान लो नीडल मार्क है, क्या होगा, नीडल मार्क, बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो को 2 बोन इस्तेमाल किया जाए, कोई भी फ्लैट बोन यूज किया जाए, ये है एक स्टर्नम, स्टर्नम में एडल्ट में प्रेफर करते हैं, वहाँ भी बच्चों में, यहाँ बल्कि सब ओवरऑल इसी को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइटल आर्गन रिलेटिवली नहीं है डैमेज, यहाँ पे वाइटल आर्गन है, हालांकि इतना सेफ वो करते हैं, आइडिया होता है उनको, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गलती से इधर उधर गया तो हार्ट है, लंग है, आपका इंजरी होने, बहुत सारे वाइटल आर्गन है यहाँ पे, टेंस वाइटल, इसलिए इसको लेस प्रेफर किया जाता है। और इस एरिया को, यहाँ पे क्या हुआ, आपका मार्क है, नीडल मार्क है, इसका मतलब उसको बोन मैरो एस्पायरेशन हो सकता है, उसको एस्प्लास्टिक एनीमिया हो, ठीक है, या और कोई एनीमिया हो, ठीक है, एनीमिया हो सकता है, या और किसी मान लो ल्यूकीमिया है, उसके लिए किया हुआ, क्या क्या बोन मैरो एग्जामिनेशन होता है ना बहुत सारे ब्लड कैंसर में और एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें। अब एक चीज़ है स्टोमा का, जैसे मतलब एक मान लो स्ट्राया, स्ट्राया क्या होता है, एक छोटी छोटी लाइन होती है यहाँ स्टोमक के आसपास, ठीक है, ये क्यों, अब पीडियाट्रिक में तो जैसे प्रेगनेंसी में मिलता है, प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन पीडियाट्रिक में क्या है, पीडियाट्रिक में एक सिंड्रोम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, काफ़ी सुनो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या देते हैं ड्रग, स्टेरॉइड। जब स्टेरॉइड क्या होता है, कभी कभी हम बताना भूल जाते हैं, वो पता लगा 2-2 साल तक, 1 साल तक स्टेरॉइड खिला रहा है, 2 मिलीग्राम पर केजी से हाई डोज में, तो क्या होता है स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी। तो स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी में क्या करेगा, स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे ज़्यादा दिन, तो उसमें स्ट्राया, अगर स्ट्राया, भले वो झूठ बोल रहा अटेंडेंट कि नहीं मैं तो इतना दिन खिलाया, स्ट्राया बन रहा है, हाइपरटेंशन है, कुशिंग सिंड्रोम के फीचर है, इसका मतलब इसको स्टेरॉइड कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपर मतलब या वो मोस्ट कॉमन ऑफ काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, एक्सोजिनस स्टेरॉइड, ठीक है, जैसे जिम वाले बहुत लोग ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा डोज में ले लें, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पता नहीं ज़्यादा डोज ले लिए, सूजन आ रही, उनको लगा इस दवा से कमाल होता है, डोज बढ़ा के उन्हें 2 टैबलेट 3 टैबलेट खिला रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा देर खिला रहे हैं, तो एक्सोजिनस स्टेरॉइड। वैसे ओवरऑल मोस्ट कॉमन हाइपो का, स्टेरॉइड डिफिशियंसी का, एडिशन डिजीज होता है, ठीक है। तो ये सारे सब क्वेश्चन है। तो आपका इंस्पेक्शन अच्छे से हो गया, अब हम पाल्पेशन डिस्कस करेंगे।